नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका त्रिगुटीय संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश कैसे शामिल हुआ। हमने राष्ट्रकूट वंश के उदय के विषय में काफी डिटेल से देख लिया है। हमने वह सब कुछ समझ लिया है जिससे हम यह जान पाए कि राष्ट्रकूट वंश किस प्रकार से उदित हुआ, उसके प्रमुख राजा कौन से हैं और कैसे वह वंश एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। लेकिन उत्तर भारत में एक बड़ी घटना हो रही थी। उस बड़ी घटना का नाम था कन्नौज के लिए संघर्ष, अर्थात कन्नौज पर किसका अधिकार हो, इसी बात को लेकर संघर्ष हो रहा था। और इस संघर्ष में जो पाल वंश है और जो प्रतिहार वंश है, या हम कहें कि जो गुर्जर प्रतिहार है, वह शामिल था। और बाद में इसमें एंट्री होती है किसकी? राष्ट्रकूटों की। तो आज के इस वीडियो से हम समझेंगे कि जो यह संघर्ष था, इस संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश क्यों शामिल हुआ, क्योंकि यह घटना है उत्तर भारत की। त्रिगुटीय संघर्ष उत्तर भारत में हुआ और राष्ट्रकूट वंश का जो क्षेत्र है वह मुख्यतः हमको दक्षिण भारत में मिलता है। तो हम समझेंगे कि कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और क्यों कन्नौज के लिए यह तीनों वंश आपस में लड़ रहे थे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं त्रिगुटीय संघर्ष और राष्ट्रकूटों की उसमें भूमिका के विषय में। सबसे पहले हमको देखना होगा जो राष्ट्रकूट अंपायर है या जो राष्ट्रकूट साम्राज्य है वह कहां पर है। तो हमने देखा था कि ग्वालियर तक इनका क्षेत्र जाता है। कन्नौज भी कुछ समय के लिए इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। धार का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, एलोरा, मान्यखेत जो इनकी राजधानी है, कुल मिलाकर जो दक्षिण भारत है वहीं पर यह ज्यादा प्रभावी है। और वहीं जब हम देखते हैं पाल वंश को, तो यह मिलेगा आपका बंगाल के क्षेत्र में मुख्यतः। जो गुर्जर प्रतिहार है यह हमको मालवा के क्षेत्र में मुख्यतः मिलेंगे। दरअसल लड़ाई हो रही थी व्यापारिक मार्ग को लेकर कि व्यापारिक मार्ग पर किसका अधिकार हो। कन्नौज एक शक्तिशाली केंद्र था। कन्नौज पर जिसका अधिकार होता वह गंगा नदी घाटी में भी कहीं न कहीं अधिकार रखता। तो जो आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र है उस क्षेत्र पर अधिकार का संघर्ष है। दूसरा, जो कन्नौज पर अधिकार रखता, मान लेते हैं कि अगर पाल वंश का अधिकार है कन्नौज पर, तो यह प्रतिहार साम्राज्य के क्षेत्र में भी अतिक्रमण कर सकता था क्योंकि यह एक शक्ति का केंद्र था। यहाँ से आक्रमण करना काफी आसान था। यह मालवा के क्षेत्र में यहाँ भी आक्रमण कर सकता था। और जो नर्मदा नदी है, इस नदी के इस पार आपका राष्ट्रकूट वंश है, तो उसके लिए भी यह संकट का समय होता या संकटपूर्ण स्थिति होती। यदि इस पर गुर्जर प्रतिहार का अधिकार होता तो गुर्जर प्रतिहार कोशिश करते बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार करने का। राष्ट्रकूटों का अगर अधिकार होता तो राष्ट्रकूट प्रयास करते यह भी बंगाल के क्षेत्र पर, और जो गंगा का उपजाऊ क्षेत्र है उस पर अधिकार करने का प्रयास करते। तो इसलिए कन्नौज कई कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने हर्ष के समय ही देखा था कि उसी समय से कन्नौज एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर चुका था। तो यह कारण हमको दिखते हैं जिसके कारण यह तीनों वंश आपस में लड़ते हैं। जो राष्ट्रकूट हैं, मुख्यतः इनका लक्ष्य क्या है कि जो बंदरगाह क्षेत्र है और जो व्यापारिक मार्ग है उन पर इनका अधिकार बना रहे। इसीलिए यह चाहते हैं कि कन्नौज में जो भी शक्ति हो वह इनके द्वारा समर्थित हो या इनके अधीन रहकर वह कार्य करे। तो यही संघर्ष हम देख पाते हैं। तो गुर्जर, पाल वंश और राष्ट्रकूट तीनों लड़ रहे थे कन्नौज के लिए और कन्नौज पर अधिकार करने का यह प्रयास कर रहे थे। इसी कारण हमको एक त्रिकोणीय युद्ध दिखता है जिसमें यह तीनों शामिल होते हैं। तो हम समझें कि क्या घटनाक्रम था। हमने जैसे पहले बात की, कन्नौज पर जो भी प्रशासक हो वह किस पक्ष में है यह बात ज्यादा निर्भर करेगी। जैसे जो राष्ट्रकूट हैं यह चाह रहे हैं कि इनके समर्थन का कोई राजा हो, वहीं जो पाल वंश है वह भी यही चाहता है और जो प्रतिहार वंश है वह भी यही चाहता है। कुछ समय के लिए यह अपने डायरेक्ट कंट्रोल में भी इस क्षेत्र को लेना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह धारणा बनती है कि इनके समर्थन के द्वारा या इनके द्वारा समर्थित कोई राजा यहाँ बने। तो उसी बात को लेकर पूरा विवाद है। तो कन्नौज का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर शासन था आयुध वंश का और इसका राजा था इंद्रायुध। जो गुर्जर प्रतिहार नरेश है, इसने क्या किया, जो इंद्रायुध था उसको पराजित कर दिया। और गुर्जर प्रतिहार नरेश कौन था? वत्सराज। तो वत्सराज ने इंद्रायुध को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद इसको अपने अधीन कर लिया। और जब इसको अपने अधीन कर लिया तो अपने अधीन सामंत के रूप में इसकी नियुक्ति कर दी। कहां पर? कन्नौज के क्षेत्र में। अब जो कन्नौज का क्षेत्र है वह इनडायरेक्ट कंट्रोल में है किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश के। इससे जो आपका पाल वंश है यह परेशान हो जाएगा
और इनका राजा है धर्मपाल। धर्मपाल आप जानते हैं बहुत शक्तिशाली था। धर्मपाल विस्तार भी कर रहा था अपने क्षेत्र का। तो धर्मपाल राजा होता है और इसने क्या किया, जो इंद्रायुध था जिसको सामंत के रूप में नियुक्त किया था वत्सराज ने, उस इंद्रायुध को हटा देता है और चक्रायुध को राज आसन पर बैठा देता है। तो अब चक्रायुध जो है यह पाल वंश का समर्थक है। तो पहले गुर्जर प्रतिहार वंश अपने सामंत के रूप में इंद्रायुध को नियुक्त करते हैं, या हम कहें कि जो इनके द्वारा समर्थित या इनके पक्ष में जो था इंद्रायुध, उसको यह लोग नियुक्त करते हैं। पाल वंश को यह बात अखरती है, उसको समझ में आता है कि यह उसकी अपनी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो वह भी क्या करता है, इंद्रायुध को हटा देता है और चक्रायुध को राजा बना देता है। अब जब चक्रायुध राजा बनेगा तो यह किसके कंट्रोल में है, धर्मपाल के, अर्थात पाल वंश के। और जब यह पाल वंश के कंट्रोल में है और पाल वंश पहले से ही शक्तिशाली है, तो एक बड़े शक्ति के केंद्र पर जब पाल वंश का अधिकार हो जाएगा तो इससे परेशान कौन होगा, राष्ट्रकूट। क्योंकि अब वह देखेंगे कि जो पाल वंश है वह शायद उन पर हमला करे या उनके जो प्रमुख केंद्र हैं उन केंद्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास करे। उसके साथ साथ जो व्यापारिक मार्ग हैं उन व्यापारिक मार्गों पर, जो खाद्यान्न उत्पादन है उस खाद्यान्न उत्पादन पर, जो कपड़े का उत्पादन है या हम कहें जो सूती वस्त्र उत्पादन है, जो कि बंगाल के क्षेत्र में बहुत फेमस था। स्पेशली हम बात करें जो वर्तमान बांग्लादेश है, वह क्षेत्र ज्यादा फेमस था सूती कपड़े के लिए। तो अब राष्ट्रकूट वंश परेशान होगा, लेकिन उससे पहले ही जो वत्सराज था इसने आक्रमण कर दिया। कहां पर, कन्नौज पर। और फिर से यह कोशिश करता है कि इंद्रायुध को राजा बनाए और इसमें यह काफी हद तक सफल भी होता है। जो धर्मपाल है उसको यह पराजित कर देता है और पराजित करने के बाद उस धर्मपाल का श्वेत छत्र छीन लेता है, अर्थात धर्मपाल बहुत बुरी तरह से पराजित होता है। धर्मपाल फिर से कोशिश करता है और फिर से वह अपनी सेना इकट्ठी करता है और आक्रमण करने की तैयारी करता है। और उधर जो वत्सराज है वह भी अपनी सेना तैयार करता है और अपनी सेना लेकर मालवा की ओर आगे बढ़ता है। अब यहाँ आप देखिए राष्ट्रकूट वंश पहले से ही चिंतित है, तो राष्ट्रकूट वंश को यह समझ में आएगा कि यह खुद ही कन्नौज पर अधिकार कर ले और कन्नौज इनके नियंत्रण में हो जाए। इसी क्रम में जो ध्रुव हैं राष्ट्रकूट वंश के, यह अपने दो पुत्रों, एक गोविंद दूसरा इंद्र, इन दोनों को मालवा के क्षेत्र में नियुक्त करते हैं। इनको भेजते हैं कि यह वत्सराज को रोक लें। और इन दोनों ने जो मालवा का क्षेत्र है जहां से गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग जा रहे थे युद्ध के लिए, उनकी सेना को रोक लेता है और उनको पराजित कर देता है। तो ध्रुव का झांसी के पास वत्सराज की सेना से युद्ध होता है। इस युद्ध में वत्सराज पराजित हो जाते हैं और जो वत्सराज हैं यह भागकर राजपूताना या हम कहें मरुस्थान, जो मरुस्थल भूमि है राजपूताना में, उस मरुस्थल भूमि में जाके शरण लेते हैं। और जो धर्मराज का छत्र था वह अब चला गया किसके पास, ध्रुव के पास। ध्रुव कौन है, राष्ट्रकूट वंश का राजा। हमने इसके विषय में डिटेल से देखा था। ध्रुव धारावर्ष वह इसी का नाम था। समय होता है 787 ईस्वी का और इस समय जो ध्रुव है यह धर्मपाल पर भी आक्रमण करते हैं, क्योंकि ध्रुव यह सोचते थे कि धर्मपाल को हराकर यह कन्नौज के क्षेत्र को पूर्णतः सुरक्षित कर लेंगे। तो यह धर्मपाल पर हमला करते हैं। धर्मपाल इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। ध्रुव के 4 पुत्र हम देखते हैं। एक जो इनका ज्येष्ठ पुत्र है कर्क, जो पहले ही दिवंगत हो चुका था, अर्थात उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जो दूसरा पुत्र है स्तंभ, यह जो गंगवाड़ी क्षेत्र है उसका एक सामंत आप कह सकते हैं इसको, तो वहां का यह प्रतिनिधि है। और स्तंभ जो है इसका एक पुत्र था शंकरगढ़। जो तीसरा पुत्र है गोविंद, जिसको भेजा था युद्ध में और यही बाद में उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। जो छोटा पुत्र है इंद्र, इसको भी साथ में भेजा गया था, लेकिन गोविंद को ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए कर्क की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। स्तंभ एक क्षेत्र का सामंत है और जो तीसरा पुत्र है गोविंद, यह बड़ी जीत दिलाता है उत्तर भारत के क्षेत्र में, अर्थात जो राष्ट्रकूट वंश है इसका प्रभाव उत्तर भारत में फैल जाए, यह काम करता है गोविंद। और इंद्र छोटा पुत्र है, हालांकि साथ में यह भी जाता है, लेकिन गोविंद को उत्तराधिकारी चुना जाता है। जो छोटा पुत्र है इंद्र, यह गुजरात में और जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर शासन व्यवस्था को संभाल लेता है। तो अब राजा बनेगा गोविंद तृतीय। यह 793 ईस्वी से लेकर 814 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश का
नेतृत्व करेगा। तो आपने समझा कि कैसे गोविंद तृतीय और जो इंद्र है वह अपने पिता ध्रुव के कहने पर या अपने पिता ध्रुव के आदेश पर उत्तर भारत के संघर्ष में भाग लेते हैं और कन्नौज पर जो दो बड़ी शक्तियां अधिकार करने का प्रयास कर रही थी, प्रतिहार वंश और पाल वंश, उन दोनों को पराजित करती हैं। तो गोविंद राजा बनता है और जो इसका ज्येष्ठ भाई था स्तंभ, वह इससे बहुत नाराज होता है क्योंकि वह बड़ा था और राजा बना दिया जाता है गोविंद को। तो इसने पल्लव साम्राज्य की सहायता ली और पल्लव साम्राज्य का राजा था दंती दुर्ग। तो इस दंती दुर्ग की सहायता से विद्रोह कर दिया। जो गंगवाड़ी का शासक था, यहाँ पर इस स्तंभ को प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो गंगवाड़ी का शासक था शिवमार। इसी से गंगवाड़ी को जीता गया था और जीतने के बाद स्तंभ को दिया गया था, मतलब यह वहां का प्रशासन देख रहा था। तो इस शिवमार को ध्रुव ने हराया था, जो कि इनका पिता है। उसको गोविंद छोड़ देता है। कब? जब यह विद्रोह कर देता है और जो गंगवाड़ी का क्षेत्र है वहां का उसको फिर से राजा घोषित कर देता है। तो देखिए, जो भाई है स्तंभ, वह करता है विद्रोह। तो विद्रोह के बाद जो पहले राजा था जिसको हराया गया था शिवमार, उसको ही राजा बना देता है। कौन? गोविंद तृतीय। लेकिन जब शिवमार स्वतंत्र होता है तो यह क्या करता है? स्तंभ से जाकर ही मिल जाता है। अब इससे गोविंद चिंतित होता है और गोविंद क्या करता है? जो अपना राज्य है वह इंद्र के नेतृत्व में छोड़ देता है। मतलब कुछ समय के लिए इंद्र को उसका व्यवस्थापक नियुक्त करता है कि थोड़े समय के लिए राज्य की देखभाल इंद्र करे, जो कि छोटा भाई है। और यह चला जाता है इस विद्रोह को दबाने के लिए। अब जो आपका स्तंभ है वह हो जाता है पराजित और गोविंद ने क्या किया? फिर से उसको राजा बना दिया, क्योंकि भाई था। पराजित किया, विद्रोह उसने किया था, तो विद्रोह के बाद पराजित किया और पराजित करने के बाद फिर से राजा बना देता है। इससे जो स्तंभ है वह निष्ठावान हो जाता है गोविंद के प्रति। जो पहले इसका द्वेष था वह भूल कर यह निष्ठावान हो जाता है। और जो शिवमार था इसको फिर से बंदी बना लिया जाता है। इसको अवसर मिला था कि यह राजा के रूप में कार्य कर सकता था, लेकिन यह जाकर फिर से किससे मिल जाता है? स्तंभ से। और शिवमार यह सोचता है कि वह गोविंद को ही हटा देगा, तो गोविंद से यह बदला लेने की कोशिश करता है और माध्यम बनाता है स्तंभ को। स्तंभ हालांकि भाई होता है, तो गोविंद क्या करता है? पहले स्तंभ को पराजित करता है और उस युद्ध में शिवमार भी इनके साथ है। तो स्तंभ को पराजित करने के बाद वह उनको फिर से राजा बना देता है। इससे स्तंभ को समझ आता है कि जो उसका भाई है वह साम्राज्य का लोभी नहीं है और वह निष्ठावान हो जाता है। और जो शिवमार था जिसको राज्य मिला था, लेकिन वह गोविंद को ही पराजित करने का प्रयास करने लगता है, तो उसको बंदी बना लिया जाता है। अब स्तंभ निष्ठावान है गोविंद के प्रति और यह क्या करता है? नीलाम्बाड़ भस्त्र को धमकाता है। इससे जो नीलम्बवाड़ी का राजा है वह आत्मसमर्पण कर देता है। अब जो आपका गोविंद है, इसने जो दंती दुर्ग था जिसने मदद की थी इसकी स्तंभ की, उस दंती दुर्ग पर भी आक्रमण करता है और दंती दुर्ग भी पराजित हो जाता है। तो दो लोग थे, एक आपका था शिवमार, दूसरा आपका था पल्लव नरेश दंती दुर्ग। दोनों सहायता करते हैं स्तंभ की विद्रोह के समय। तो गोविंद बारी बारी से दोनों को पराजित कर देता है। वहीं जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां पर धर्मपाल अभी भी बना हुआ था और यह संघर्ष कर रहा था लगातार। यह प्रयास कर रहा था कि उत्तर भारत की जो सत्ता है वह इसके हाथों में आ जाए और इसके लिए इसने कन्नौज पर फिर से आक्रमण किया और कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। उसके बाद इसने इंद्रायुध को हटाया और जो चक्रायुध था उसको फिर से राजा बना दिया। चक्रायुध के समय जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ के जो भी सामंत थे वह चक्रायुध की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि चक्रायुध के साथ कौन जुड़ा है? धर्मपाल, अर्थात पाल वंश की शक्ति चक्रायुध के साथ जुड़ी हुई है। वहीं जो वत्सराज था, अर्थात जो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा वत्सराज था, उसका पुत्र होता है नागभट्ट द्वितीय। यह भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहता है और इसके लिए यह कन्नौज पर आक्रमण करता है और जो चक्रायुध है और जो धर्मपाल है दोनों को यह पराजित कर देता है। गोविंद इन सारी घटनाओं को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और उसकी बिल्कुल सतर्क दृष्टि होती है उत्तर में होने वाली इन घटनाओं के पीछे, और इस क्षेत्र को कहा जाएगा उत्तरापथ। दरअसल जो विंध्य का क्षेत्र है इसके उत्तर के क्षेत्र को उत्तरापथ और इसके दक्षिण के क्षेत्र को सामान्यतः दक्षिणापथ कहा जाता है। तो उत्तरापथ में जो कुछ हो रहा था वह गोविंद देख रहा था। अब गोविंद क्या करता है? जो नागभट्ट द्वितीय है उस पर आक्रमण करता है
क्योंकि नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को भी पराजित किया और जो चक्रायुध है उसको भी पराजित किया। तो कन्नौज के लिए ही यह संघर्ष है। इससे जो नागभट्ट है वह पराजित हो जाता है। नागभट्ट को पराजित करने के लिए गोविंद ने बड़ी अच्छी योजना बनाई थी। आपको समझना होगा कि नागभट्ट द्वितीय भी एक शक्तिशाली शासक था और इसने चक्रायुध और धर्मपाल दोनों को पराजित किया था। धर्मपाल के विषय में भी आपको याद होगा कि यह बहुत शक्तिशाली राजा था। तो गोविंद की इसमें दूरदृष्टि दिखती है कि वह योजना बनाता है कि कैसे नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया जा सकता है। तो गोविंद का भाई होता है इंद्र। इंद्र को यह क्या करता है, जो मालवा है और जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पर शासन यह संभाल रहा होता है और इसको आदेश देता है कि वह विंध्य की ओर से गुर्जर सेना पर आक्रमण करे और उनके मार्ग को रोक दे। इससे जो गुर्जर सेना थी वह विंध्य की ओर से आक्रमण नहीं कर पाती। उसके बाद जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर एक सेना की नियुक्ति करता है जिसका काम यह होता है कि जो नागभट्ट की सेना है उस सेना को तोड़ दे, अर्थात उसको छिन्न भिन्न कर दे और खुद यह सेना लेकर पहुंचता है नागभट्ट से लड़ने। तो एक तरफ मार्ग रुकता है जिससे सेना विंध्य की ओर से आगे ना बढ़ सके, दूसरी तरफ इसकी सेना को कमजोर करता है और तीसरी तरफ यह इससे युद्ध करने आता है। इसके साथ हमको एक चीज और देखना होगा कि एक गोविंद का नाना था विष्णुवर्धन, यह संबंधित था वेंगी साम्राज्य से। इसकी भूमिका अभी हम समझेंगे। यह गोविंद के प्रति निष्ठावान था और जो विष्णुवर्धन है इसका पुत्र था विजयादित्य द्वितीय। इसने क्या किया, गोविंद के प्रति अपनी निष्ठा से मुक्ति ले ली, अर्थात जो पिता गोविंद के प्रति निष्ठावान था, या हम कहे कि जो वेंगी साम्राज्य गोविंद के प्रति निष्ठावान था, उस वेंगी साम्राज्य का विजयादित्य द्वितीय इस निष्ठा को समाप्त कर देता है। और विजयादित्य का एक भाई भी होता है भीम के नाम से। भीम ने इसी समय उत्तराधिकार का युद्ध छेड़ दिया। तो गोविंद ने क्या किया, इस भीम की सहायता कर दी। क्योंकि विजयादित्य ने निष्ठा छोड़ दी थी तो गोविंद ने भीम की सहायता कर दी और इससे भीम राजा बन जाता है। तो इस तरह वेंगी साम्राज्य भी गोविंद की तरफ शामिल हो जाता है। पहले यह शामिल था विष्णुवर्धन के समय, लेकिन विजयादित्य द्वितीय इसको बाहर करना चाहता है या मुक्त होना चाहता है। तो भीम उत्तराधिकार का युद्ध छेड़ता है और गोविंद उसकी सहायता कर उसको राजा बना देता है। तो अब जो निष्ठा है भीम की वह हो जाएगी गोविंद के प्रति। गोविंद के बाद जो आपका राष्ट्रकूट वंश है, इस राष्ट्रकूट वंश का राजा बनता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के बाद किस तरह परिवर्तन होता है, जो त्रिगुटीय संघर्ष था वह किस प्रकार से काम करेगा और उसमें राष्ट्रकूट वंश की किस तरह की भूमिका होगी, वह सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। हमने देख लिया कि पृष्ठभूमि जो तैयार हुई है, गोविंद ने जो बनाया है और राष्ट्रकूट वंश को जो शक्तिशाली बेस दिया है, वह बेस काम करेगा उत्तर भारत के संघर्ष में। लेकिन आप छोटी छोटी चीजें और ध्यान रखिए कि गोविंद का जो राष्ट्रकूट साम्राज्य है, इस राष्ट्रकूट साम्राज्य में भी विद्रोह हो रहे हैं। जो सामंत हैं वह भी विद्रोह कर रहे हैं, तो यह भी प्रभाव डालेंगी त्रिगुटीय संघर्ष में। आने वाले वीडियोस में इसको हम और डिटेल से कवर करेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।